इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक अकाउंट्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्या कैश लिमिट दी गई है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक अकाउंट में कैश लिमिट से रिलेटेड इनकम टैक्स का रूल क्या है, यदि आप उसकी वायलेशन करते हैं तो क्या होगा, और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर देना है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि आप इनकम टैक्स रूल के रूल 114 को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि कौन सी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिनकी की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि यदि आप पेमेंट करते हैं कैश में ताकि बैंक ड्राफ्ट खरीद सकें, पे ऑर्डर खरीद सकें या फिर बैंकर चेक जो है वो खरीद सकें, और जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी को इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। इस प्रकार मान लीजिए आप 2.5 लाख रुपए के जो है बैंक ड्राफ्ट खरीदते हैं, 4 बैंक ड्राफ्ट यदि आप खरीदते हैं तो टोटल अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपया हो जाता है। तो उस केस में आपकी इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। दूसरा यहाँ पे केस दिया गया है कि यदि आप कैश पेमेंट करते हैं जहाँ पे कि अमाउंट 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे कि वॉलेट के लिए या फिर प्रीपेड मोबाइल कार्ड जो होता है उसमें, यदि ये एग्रीगेट लिमिट एक्सीड हो जाती है तो उस केस में भी ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसके अलावा यदि आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है और आप उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं और जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 50 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। मान लीजिए आप 5-5 लाख रुपए के 10 चेक जो है अपने कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल के अमाउंट जो है वो आप अपने करंट अकाउंट से निकालते हैं या फिर जमा कराते हैं, तो उस केस में यह इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। इसके अलावा सीरियल नंबर 2 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कैश डिपॉजिट करता है जिसका कि एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट में, जो कि करंट अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा जमा करता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए 5-5 लाख रुपये की जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जमा करता है, तो उस केस में भी उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। यह इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी के द्वारा दी जाएगी, यदि आपका कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो उसके द्वारा दी जाएगी, और यदि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। सीरियल नंबर 3 इनकम टैक्स रूल्स का यह कहता है कि यदि आप एक या फिर एक से ज़्यादा टाइम डिपॉजिट करते हैं यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। यह इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दी जाएगी, पोस्ट ऑफिस में यदि आपका अकाउंट है तो वहाँ पे उसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। निधि कंपनी यदि कोई है उसमें आप ये डिपॉजिट करते हैं तो उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में यदि ये डिपॉजिट किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। लेकिन यदि आपने टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट का रिन्यूअल करवाया है, यानी कि पहला आपका जो एफडी थी वो मैच्योर होगी, उसके बाद आपने दोबारा से रिन्यू करवाई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सीरियल नंबर 4 ये कहता है कि यदि आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है और आप उसकी पेमेंट 1 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा कैश में करते हैं एग्रीगेट अमाउंट में, या फिर 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा किसी और मोड से करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। यह इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी देगी, कोऑपरेटिव बैंक देगा या कोई और कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन जिसने कि क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा सीरियल नंबर 5 ये कहता है कि यदि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में बॉन्ड या फिर डिबेंचर के लिए पेमेंट करते हैं और अमाउंट 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जिस कंपनी से आपने यह जो बॉन्ड है या फिर डिबेंचर्स हैं वो खरीदे हैं उसे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। लेकिन यदि आप बॉन्ड या फिर डिबेंचर की रिन्यूअल के लिए अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसके लिए यह कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। सीरियल नंबर 6 ये कहता है कि यदि आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं या शेयर एप्लीकेशन मनी
लेते हैं जहाँ पे कि अमाउंट 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में जिस कंपनी से यह शेयर आपने खरीदे हैं वह कंपनी इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। सीरियल नंबर 7 यह कहता है कि यदि कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वह अपने शेयर होल्डर से शेयर्स की बायबैक कर लेती है, तो जिस शेयर होल्डर से यह शेयर खरीदे गए हैं और वैल्यू जो है वो एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। सीरियल नंबर 8 ये कहता है कि यदि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा के म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, तो उस केस में भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। लेकिन यदि आपने एक स्कीम में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उसमें से पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में लेके जा रहे हैं दूसरी स्कीम में, तो यह कंडीशन जो अप्लाई नहीं होगी। इस केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा दी जाएगी या फिर कोई भी और व्यक्ति जो कि म्यूचुअल फंड के द्वारा ऑथराइज किया गया है। सीरियल नंबर 9 इस टेबल का यह कहता है कि यदि आप फॉरेन करेंसी को जो है वो सेल करते हैं या फिर एक्सपेंसेस करते हैं फॉरेन करेंसी में डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ट्रैवलर चेक के थ्रू या फिर ड्राफ्ट के थ्रू, जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में इसकी इन्फॉर्मेशन ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सीरियल नंबर 10 इस टेबल का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज करता है या फिर सेल करता है जहाँ पे कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाएगी। यह इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा सीरियल नंबर 11 यह कहता है कि यदि कोई और ट्रांजैक्शन है जो कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 में डिस्कस नहीं की है, यानी कि यदि आप कोई और गुड्स या फिर सर्विस खरीदते हैं कैश में जहाँ पे कि वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, उस व्यक्ति से खरीदते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट करवाने के लिए लायबल है, तो वह व्यक्ति यह इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा कि उसने किस व्यक्ति से 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में पेमेंट रिसीव की है और गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई की है। यदि आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो कि हमने भी डिस्कस की है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट करेगा, लेकिन असेसमेंट करने से पहले आपसे इंक्वायरी करेगा और इसके लिए आपको नोटिस इशू करेगा जिसमें कि आपको बताना होगा कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैसा है वो कहाँ से आया। सेक्शन 68 इनकम टैक्स एक्ट का यह कहता है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है और आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में उस अमाउंट को आपकी इनकम मान लिया जाएगा और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। यदि किसी कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम या फिर कोई भी और अमाउंट रिसीव किया है, तो उस केस में कंपनी को तो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी ही होगी। इसके साथ ही जिस व्यक्ति से यह पैसा लिया गया है उसे भी ये बताना होगा कि इस पैसे का नेचर क्या है और सोर्स क्या है। सेक्शन 270A इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है कि यदि आप अपनी इनकम को मिस रिपोर्ट करते हैं या फिर अंडर रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी इनकम अंडर रिपोर्टेड मानी जाएगी और कौन सी इनकम मिस रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। यहाँ पे सब क्लोज 7 एंड 8 दिए गए हैं जो कि यह कहते हैं कि यदि इनकम अंडर रिपोर्टेड है तो उस केस में जो आपको टैक्स पेबल आएगा उसका 50% अमाउंट एज ए पेनल्टी पे करना होगा, और यदि आपकी जो पेनल्टी है वो मिस रिपोर्टिंग की वजह से आ रही है तो उस केस में आपको जो टैक्स पेबल है उसका 2 टाइम्स एज पेनल्टी पे करनी होगी। अब हम देख लेते हैं कि आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में बैंक अकाउंट्स की रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है। जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनमें ये कॉलम दिया गया है कि आपको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देनी है। उन सभी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि इंडिया में आपके हैं यदि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो, और किसी भी टाइम यदि आपने बैंक अकाउंट आपके पास थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए आप असेसमेंट ईयर 1920 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपके पास जो भी बैंक अकाउंट थे किसी भी टाइम आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। मान लीजिए आपके पास 1 अप्रैल 2018 को तो बैंक अकाउंट था लेकिन आपने 30 सितंबर 2018 में वह बैंक अकाउंट बंद करवा दिया है, तो भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आपको IFSC कोड देना है, नेम ऑफ द बैंक देना है, अकाउंट नंबर देना है और जिस बैंक में आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो भी देना है, यहाँ पे टिक करना है। इसके अलावा आपको वो बैंक अकाउंट भी देने हैं जिनमें कि आप
ज्वाइंट होल्डर के तौर पर आपका नाम जो है वो आता है। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसके इंडिया में जितने बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल तो उसे देनी ही है, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। इसके साथ ही वो अपने किसी एक फॉरेन बैंक अकाउंट की डिटेल भी दे सकता है ताकि उसका इनकम टैक्स का रिफंड दिया जा सके। इस केस में स्विफ्ट कोड देना होगा फॉरेन बैंक अकाउंट का, नेम ऑफ बैंक, IBAN नंबर देना होगा इन केस ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट। असेसमेंट ईयर 2019-20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसे फॉरेन एसेट और इनकम की डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी जो कि इसके आउटसाइड इंडिया है। यहाँ पे फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसे देनी है, फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट हेल्ड आउटसाइड इंडिया वो यहाँ पे देनी है, डिटेल ऑफ फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस की डिटेल यहाँ पे देनी है, डिटेल ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी इसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड आउटसाइड इंडिया है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, कोई भी और कैपिटल एसेट जो कि आउटसाइड इंडिया है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके अलावा किस अकाउंट में वह यदि साइनिंग अथॉरिटी है उसकी डिटेल भी यहाँ पे देनी है। इसके अलावा कोई ट्रस्ट यदि क्रिएट की गई है आउटसाइड इंडिया, यदि वो उसमें ट्रस्टी है, बेनिफिशरी है या फिर सेटलर है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके अलावा कोई भी और इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया से ड्राइव होती है उसकी डिटेल भी उसे यहाँ पे देनी है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक वाइज वीडियो कवर किए गए हैं। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और इस न्यूज़ में जो कार्ड यहाँ पे दिया गया है राइट हैंड साइड पे वहाँ पे भी इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें, जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ।